हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर और यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है। और दिसंबर 2012 का हम ये पेपर कर रहे हैं। मैंने सभी पेपर मोस्टली डाल दिए हैं जितने भी हमारे यूजीसी नेट से आए थे, और ये पेपर आपको मिलेंगे विद डिटेल, ऐसी डिटेल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उस डिटेल को आप अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार, जो डिटेल मैं आपको यहाँ दूंगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन हमें मिलेंगे और इनमें जो बुक्स हैं, जैसे अलब्रूनी की बुक हो गई, मैगस्थनीज की, तो इनका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है वो किस किस ने किया है। तो अलब्रूनी का जो अनुवाद किया है, अलब्रूनी की जो बुक है उसका किया है सचाऊ ने। मैगस्थनीज की बुक का किया है मैकरेंडल ने, मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसका। और फैक्सियान की बुक का किया है लेगे ने। और जुआन जंग की किया है बील ने। तो ये था हमारा मैचिंग और ये इसका राइट आंसर है। विजयनगर राज्य ने आद अनुवांशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने व्यक्त किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया था बर्टनस्टीन ने। और यहाँ पे ये बुक आई हैं और इनको इनके लेखक से मैच करना है। जो नुस्खा ए दिल खुशा है इसकी है भीमसेन। और जो गुलशन इब्राहिमी है ये है मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। और बसातीन उस सलातीन जो पुस्तक है ये है गुलाम मुर्तज़ा की। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये। फुतुहात आदिल शाही है फुजूनी अस्तारवाबादी की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद से संबंधित कौन है, यजुर्वेद से संबंधित कौन है। आइए इनको मैच करते हैं। जो ऋग्वेद के अंदर, यानी कि जो ऋग्वेद की जो शाखा है या जो ऋग्वेद से संबंध रखती है वो है शाकल। और यजुर्वेद से जो संबंध रखती है वो है कणव। सामवेद से संबंध रखती है राण्य। अथर्ववेद से संबंध रखती है पिपलाद। तो इसका राइट आंसर इसके हिसाब से कूट में आप देखिए सी दिया गया है, उससे आप मैच कर सकते हो। निम्नलिखित में से जो कौन सा स्थल है परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबद्ध नहीं है। तो संबंध कौन सी का संबद्ध नहीं है, तो ये है सरायखोला। ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। ये 3 जो हैं ये संबंध रखते हैं हड़प्पा परिपक्व से। तो यहाँ पे भी आप सुरकोटड़ा से जो है यहाँ दिया गया है, इससे घोड़े का साक्ष्य मिलता है। और लिपस्टिक का भी, यानी कि लिपस्टिक जिसको लेडीज़ यूज़ करती थी वो भी यहाँ से इसका साक्ष्य यहाँ मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। वर्तमान में जो राजा अशोक की खंडित उद्धृत प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है। तो ये दोस्तों मिली है कर्नाटक के अंदर, ये एक जगह है कन्नगली, ये यहाँ से मिली है। ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने इसे खोज निकाला था। और ये मास्की गुजरा और निट्टूर और उड़ेगोलम जो अभिलेख है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नाम है। मास्की गुजर निट्टूर और उड़ेगोलम जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम, यानी कि इनके अंदर इसका प्रॉपर नाम अशोक लिखा मिलता है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। तो ये होता है ब्रह्मजाल सूत्र के अंदर, और इसमें 62 दार्शनिकों का उल्लेख मिलता है, यानी कि संप्रदायों या दार्शनिक जो थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। तो ये तिरुकुरल जो है ये क्या है, संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। बाकी ये 3 संग्रह ग्रंथ हैं। और तिरुकुरल का लेखक जो है तिरुवल्लुवर है, ये भी आपको याद रखना। और इस ग्रंथ की रचना उसने अपने मित्र और श्रीलंका के नरेश जो इल के पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया गया था। और ये तीसरे संगम के में 8 ग्रंथों का, यानी कि इतुतोके जो है इसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। जो पत्तु है चेर शासकों से संबंधित है। अहना नारू जो है इसमें पांड्य शासकों का वर्णन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये डिटेल है जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर बार, और जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी हमारे अगले कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होगा नेट का या कोई भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। आपको याद रखनी है ये चीज़। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। तो पहले हमें इसके अंदर ये देखनी है ये दोनों बातें सही हैं या नहीं। तो जो पहली जो चीज़ यहाँ दी गई है ये यहाँ पे सही कह रहा है कि 750 से लेकर 1200 के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना का उदय हुआ। बिल्कुल
सही बात है दोस्तों, क्योंकि 750 ईस्वी के बाद क्या होता है, जैसे कि 712 में तो मुस्लिम आक्रमण हो जाता है कासिम का। तो हमारे भारत के अंदर या जो उत्तर भारत का एरिया होता है उसके अंदर इनकी प्रथाएं जैसे पर्दा प्रथा वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और राजनीति के अंदर भी यानी कि काफ़ी कुछ बदलाव आ जाते हैं। मुस्लिम अगर हम देखें 1200 के आसपास तो सिंध पर कब्ज़ा लगभग इनका हो जाता है। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल राइट बात बोल रहा है। इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एक मत है। तो सभी इतिहासकार इसमें दोस्तों एक मत नहीं हैं। ये चीज़ यहाँ गलत दी गई है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कारण टोटली गलत। तो ए सही है और आर गलत है। इसकी डिटेल आप अगर थोड़ी बहुत यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कृषकों के रूप में शूद्र का रूपांतरण, वैश्यों के स्तर तक गिरावट से वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। परिवर्तन जातियों का प्रगुणन था। और ये आप पढ़ सकते हो। जैसे बोई गई भूमि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आया दोस्तों। बोई गई भूमि को वहित बोलते हैं। खेती न कही गई भूमि को अकृष्ट बोलते हैं। बीज न उगाने वाली भूमि को उसर कहा जा गया है। और गोबर का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता था। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों इस पेपर के अंदर। और यहाँ पे क्या करना है, इन रचनाओं को इनसे मैच करना है। असव घोष की जो रचना है वो है भूत चरित्र, और जो भास की रचना है ये है बाल चरित्र। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। हेमचंद्र की है कुमारपाल चरित्र। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, रिपीटेड बुक्स हैं ये बार बार। नंद राजाओं का क्या है, तिथि क्रम में इनको लगाना है। तो 9 राजा हुए हैं दोस्तों, और इनको इनके क्रम में अगर हम लगाएंगे तो इस पे सबसे पहले आएगा उग्रसेन, इसके हिसाब से फर्स्ट पे। और उसके बाद आएगा पुंडुक। और थर्ड पे दोस्तों जो आएगा वो आएगा गोविशक। और ये धन आएगा फोर्थ पे। और इसका राइट आंसर इसके हिसाब से बनेगा सी। और आप इनके नाम जो हैं दोस्तों, जैसे मैंने याद किए हैं, आप इसके नाम याद रख सकते हो। इनके फर्स्ट लेटर को आप याद कर लीजिए। जैसे यू पी पी बी आर जे। अगर आप इनको देखते हो तो यूपी, ये पी बी पंजाब, आर जे राजस्थान, तो ये डी के इस हिसाब से आप नामों को याद रख सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी खुद की ऐसे ट्रिक बनाई है, तो आप भी इन चीज़ों को ऐसे याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। जो गलत कथन दिया गया है, कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ, बिल्कुल सही दिया गया है। प्रथम हूण आक्रमण तोरमण पश्चिम भारत और एरण्य के आसपास के मध्य भारत को जीतने में सफल रहा, बिल्कुल सही बात है। तोरमण ने क्या किया था, तोरमण ने यहाँ पे जैन धर्म अपना लिया था, बिल्कुल सही है। मेहरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत दिया गया है डी। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। हूण मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में घोईनाथ द्वारा किया गया था। और स्कंदगुप्त के भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुआ। और दूसरा आक्रमण तोरमण के नेतृत्व में हुआ। यह पहला हूण आक्रमणकारी था जिसने भारत में राजा स्थापित किया। जो तोरमण था वो जैन धर्म का अनुयायी था। महिरकुल जो तोरमण का पुत्र था। और चीनी यात्री सुंगचुन ने 520 में भारत की तरह, अजीब से नाम है दोस्तों इनके। ये यशोधर्मन जो मालवा का शासक था, महिरकुल को पराजित किया। और महिरकुल शैव मत अनुयायी था और बौद्धों का घोर शत्रु था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा शासक शैव था या जैन था। निम्न जो शासक हैं, नामों को और क्रम में इनको लगाना है। तो कौन सा, यानी कि ये पुष्यभूति वंश के राजा हुए हैं, इनको इनके क्रम में लगाना है। पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा पुष्यभूति, क्योंकि इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद आएगा नरवर्धन। नरवर्धन के बाद जो इसमें शासक आएगा वो आएगा यशोमती। और 4 आएगा राज्यश्री, क्योंकि शासक तो ये नहीं है लेकिन ये यानी कि हर्षवर्धन की माताश्री हैं और ये हर्षवर्धन की बहन है राज्यश्री। तो इसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। और यशोमती जो है प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पश्चात आग में जलकर मर गई और सती हो गई। और हर्षवर्धन की एक पुत्री हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री थी।
ये हर्षवर्धन की बहन बनेगी दोस्तों। और ये आए हैं मंदिर, कौन से वंश ने कौन सा बनवाया, तो पल्लव वंश का हमें पता है कि पल्लव वंश ने बनवाया है मुक्तेश्वर मंदिर, सोमवंश ने बनवाया है लिंगराज मंदिर, और चालुक्य वंश ने बनवाया है लाडखा मंदिर, चोल वंश ने बनवाया है वेद नारायण मंदिर। तो ये है इसकी संस्थापक और इनके जो मत जिसने जो दिया है उसको मैच करना है। भंडारकर का मत है कि राजपूतों की जो हूण उत्पत्ति से संबंधित है, और चंद्रबरदाई का हमें पता है कि ये अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। कर्नल टांड ने किया है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति, और जो गौरी शंकर ओझा है इन्होंने कहा है कि राजपूत क्षत्रिय उत्पत्ति। और ये इसका बनता है पूरा मैचिंग। महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है, तो किस स्थल से की जाती है, ये की जाती है चित्री धूसर मांड। ये महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान को लेके, यानी कि ये वहाँ से मिलते हैं। और महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो कि महाभारत का युद्ध इसी चित्रदूसर मांड के क्षेत्र से संबंधित था। जहाँ जहाँ से ये मिलते हैं वहीं से ही महाभारत का काल माना जाता है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, ये था नसीरुद्दीन महमूद का, जिसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को बोला जाता है मकबरों का पितामह, और इसको 1231 में इसने बनवाया था। और ये 4 कोनों पर बुर्जियाँ निर्मित हैं, और शैली इसकी हिंदू है, मेहराबों का प्रयोग है जो मुस्लिम शैली का एक अंग है। और सूफ़ी शब्दावली, ये बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बार बार आता है, ये रिपीट होते हैं। थर्ड टाइम मैं भी इसको देख रहा हूँ अपने सामने। फतू का शब्द जो शब्द है इसका अर्थ होता है बिना मांगा दान। खान का होती है जहाँ पे सूफ़ी संत वार्तालाप करते हैं। सूफ़ी जो खान का होती है, सूफ़ियों की खान का क्या होती है कि जहाँ पे सूफ़ी, हाँ खान, ये सूफ़ी खान का से मैच हो गया। और बरकत जो होती है, बरकत होती है एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता। और मलफूज बोलते हैं दोस्तों सूफ़ी संतों के वार्तालाप को। मैं भी थोड़ा सा गलत कर गया था, बाद में मुझे भी पता लगा इस चीज़ का। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इनके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि इन्होंने इतिहास के अंदर बहुत से प्रयोग किए थे नए नए। और अमीरों और अफसरों को वफादार बनाने और प्रशासन में सुधार के लिए यह इसने किया था। उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को हटा दिया और उपद्रव फैलाने वाले या किसी विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का संदेह था। और नस्ल आधार पर विभेद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दिल्ली राज्य की जो धुरी है गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह है। मिरात सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है, तो मिरात सिकंदरी का जो लेखक है वो यहाँ टिप्पणी कर रहा है सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड के ऊपर। ये रुपए और जहाँ ये प्रचलित थे वहाँ इनको मैचिंग करना है। महमूदी था गुजरात सल्तनत के अंदर प्रचलित। रुपया जो था सूर राज्य यानी कि सूर स्टेट, जिसे हम शेषासुरी के नाम से जानते हैं, उसमें पैगोडा था विजयनगर के अंदर, और टंका चलता था दिल्ली सल्तनत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नहीं है, तो सुल्तान जैनुल अब्दीन जो था ये कश्मीर का शासक था। इसने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी। बिल्कुल सही दी गई है ये बात। वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था, बिल्कुल सही दी गई है। अपने कृषि उत्पादन एवं विस्तार में अत्यधिक रुचि ली। कृषि उत्पादन, इसको अकबर भी बोलते हैं कश्मीर का, और अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं आर्थिक सुधारों को लेकर के। उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया, ये गलत दिया गया है। उसने भी शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त नहीं किया, बल्कि इस पर नियुक्तियाँ की थी। ये 420 में शासक बना था और कश्मीर का शासक था और धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। और इसके बारे में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हो। इसने जजिया कर हटा दिया था हिंदुओं पर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। गुजरात, ग्वालियर, मक्का, मिस्र और खुरासान आदि शासकों से इसके मधुर संबंध बने हुए थे। ये यात्री हैं, इनको मैच करना है कौन किसके टाइम में आया है। अब्दुल रज़ाक आया है देवराय सेकंड के टाइम में, और इब्न बतूता आया है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। सिद्दी अली रईस जो आया है ये आया है अकबर के टाइम में। विलियम फिंच आया है जहांगीर के टाइम में, और ये विलियम फिंच ही हैं जो अनारकली का
जिक्र करता है। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही हैं वो हमें देखने हैं। तो जो सही दिए गए हैं वो हमें सारे ही एक बार देखेंगे। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। अकबर ने 1577 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और उसने 1579 में दोबारा हटाया था जजिया को। अकबर ने 1500 से नीचे आ गया है कि जजिया को पुनः समाप्त कर दिया, ये सही दिया गया। औरंगजेब ने सेम सी डेट है दोस्तों, 100 साल का अंतर है, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। इसको भी आप याद रख सकते हो, इस टाइम पीरियड को। चारों बातें ये सही दी गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिटेल पोज करके पढ़ सकते हो। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कालानुक्रम में इनको लगाना है, तो सबसे पहले आएगा दाग प्रथा की शुरुआत, ये फर्स्ट पे आएगी। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 12 सूबों का सृजन, 2 पे आएगा। और उसके बाद आएगा अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, ये आएगा 3rd पे, और ये की थी इसने 1591 के अंदर। और द्वैध पदों की शुरुआत, ज्वात और स्वार, ये आएगा 4th पे। और जात और पद जो ये स्टार्ट किए थे इसने, ये किए थे 1595 के अंदर। और इसकी डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, दाग प्रथा मेरे ख्याल 1574 वगैरह डेट होगी इसकी। तो इस चीज़ को आप खुद भी देखना, लेकिन अगर डिटेल में आप देखना चाहो तो डिटेल में ये चीज़ मिल सकती है आगे। ये देखिए, मैं 74 कह रहे थे, 73 में इसने दाग प्रथा का प्रचलन कर दिया था। उड़ीसा विजय 1592, 1580 में 12 साम्राज्य सूबे बना दिए थे इसने। जात और स्वार जो पद 1595 में आया। तो आप इसको देख सकते हो। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट चित्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, यानी कि कोई इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वो कौन कौन से उसके चित्रकार या चितेरे थे, तो ये थे अबुल हसन। और जो सेकंड पे इसके साथ आएगा वो आएगा उस्ताद मंसूर, जो पक्षी के चित्रण में मशहूर था। अबुल जो हसन है, इसने इसकी जो पुस्तक इसने खुद लिखी थी, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो इसकी बुक है, जिसकी आत्मकथा जिसको बोलते हैं, तो उसके चित्र अबुल हसन ने बनाया था फ्रंट पेज का, जिसमें कि जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है तब का वो चित्र है, और वो इसने लगाया है उसके अंदर, उस बुक के अंदर। तो ये जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी है दोस्तों, ये सही में मैं नाम जिसका भूल गया था। उसमें लिखता है कि मेरे भाई अब्बास की उसने सच्ची सबील लगाई, जब मैंने उससे शाह के नौकरों को दिखाया तो वो मान गए। मैंने बिशनदास को एक हाथी और कुछ पुरस्कार दिया। तो बिशनदास जो था काफ़ी अच्छा उसके टाइम में, यानी कि बहुत ही बढ़िया उसके टाइम में हुआ है ये चित्रकार। तो बी इसमें इसका राइट आंसर दिया गया है, लेकिन बिशनदास भी यहाँ पे इसका नाम आया है, तो यहाँ पे 2 नहीं दिया गया आंसर के अनुसार। जो यहाँ पे साइट इसके ऊपर देखिए आप क्वेश्चन में भी, निम्नलिखित उत्तर पूर्व भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया। उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों ने आक्रमण किया था। तो अहोम का तो हमें पता ही है, इस पर आक्रमण करता है औरंगजेब। और यहाँ हो रही है बात मुगलों की, तो जिस पर आक्रमण किया गया था वो थे अहोम था, और एक था इसमें कूच। तो दोनों पर ही हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। डिटेल आप पढ़ सकते हो। मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार किया 1660 में, और 1662 में मीर जुमला ने अहोम सेनाओं को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। और मीर जुमला के हाथ पर्याप्त संपत्ति लगती है हाथ में। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, बिल्कुल सही कहा गया है ये। आरंभिक चिश्ती सूफ़ी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे। तो अभी आपको दोनों देखने हैं ये सही है या नहीं। ये कथन भी बिल्कुल कारण तो सही दिया, तो सही गया है, लेकिन इसका कारण ये रीज़न नहीं है, तो व्याख्या सही नहीं करता। तो दोनों तो सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। इसका राइट आंसर है यहाँ पे नहीं, दोनों में दिया गया है दोस्तों। अगर ऑप्शन भी आप देखते हो तो नहीं नहीं, तो आपके हिसाब से इसकी व्याख्या तो नहीं है। आंसर कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों में ही नहीं दिया, यानी कि एक ऑप्शन तो सही वाला था, दोनों ही गलत कर दिए गए हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हो डिटेल। सिकंदर के टाइम में लहजत सिकंदर शाही की रचना होती है। अबुल फजल ने 36 संगीतकारों का जिक्र किया है अपनी पुस्तिका के अंदर।
अकबरनामा के अंदर शाहजहाँ के शासनकाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में संगीत और नृत्य कलाएँ जो थी अपने चरम सीमा तक पहुंच गई। वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, शाहजहाँ के शासन जो संगीत और नृत्य क्या था, अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ संगीत के लेकर के। वह कलाओं एवं साहित्यों का संरक्षक था, ये बात यहाँ पे ठीक है। तो ए असत्य है और आर जो है सही दिया गया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से आप आंसर पढ़ सकते हो। अकबर के संगीत के संरक्षण के संबंध में अबुल फजल ने लिखता है कि बादशाह सलामत संगीत की ओर ध्यान देते थे और उन लोगों को संरक्षण प्रदान करते थे जो मोहक कला का अभ्यास करते थे। उनके दरबार में अनेक संगीतकार थे जिनमें हिंदू, ईरानी, पुरानी, कश्मीरी, स्त्री पुरुष और थे। शाहजहाँ के काल में संगीत का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि अकबर के टाइम में हुआ। तो आप याद रखिए दोस्तों, अकबर के टाइम में संगीत पर बहुत ज़्यादा कार्य हुआ और पुस्तकें लिखी गई औरंगज़ेब के टाइम में सबसे ज़्यादा संगीत के ऊपर। जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था, तो ये चार्ल्स अय्यर था। और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी और 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है और 1911 में दिल्ली राजधानी बन जाती है। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर दें कि वो लाल सागर से नहीं आए थे, ये यहाँ गलत दिया गया है। आसान द्वीप का चक्कर लगाते हुए कुछ ऐसे वास्को डी गामा पहले भारत पहुंचा था, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हो। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहाँ अपने दुर्ग स्थापित कर लिए, बिल्कुल करेक्ट बात दी गई है। पुर्तगालियों द्वारा यह घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये भी बात सही है कि ये कार्टज कोई नाम का कागज़ होता था, कार्टज, ये कार्टज देते थे और जिसके पास ये कार्टज पत्थर होता था वही समुद्र में व्यापार कर सकता था। खुद अकबर को भी कार्टज लेना पड़ता था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत इनके बारे में। और 32 देखिए, 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो ये जो बात है बिल्कुल सही दी गई है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे, ये बिल्कुल सही बात दी गई है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही व्याख्या है, इसीलिए जो ये लागू किया गया था ऊपर वाली चीज़, यही कारण था इसका कि ये भूमि का विकास करेंगे। बिल्कुल इसको ये व्याख्या कर रहा है इस चीज़ की, बिल्कुल करेक्ट, कि ये क्यों लागू किया गया था। तो ये 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और 10/11 भाग सरकार का इसमें होता था और 1/11 भाग जो था जमींदारों को मिलता था। इसके अंदर जो भी ये भू राशि इकट्ठा करते थे और सरकार तक पहुंचाते थे। बुक्स या अध्यक्ष वगैरह के नाम आए हैं कि किसने कांग्रेस से किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है, तो ये 1924 में बेलग्राम जो अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष गांधी थे, 1924 में हुआ था ये। तो रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के थे जिसमें फूट पड़ी थी 1907 के अंदर कांग्रेस में। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन, ये तो कईयों के रहे हैं, 1896 में रहे हैं और 3 बार ये अध्यक्ष बने हैं, 2 डेट मुझे ध्यान नहीं है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के ये 1929 में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की इन्होंने कुछ घोषणा वगैरह ऐसा कुछ किया था। तो ये D20 का आंसर दिया गया इस हिसाब से, अगर मैच करते हैं हम इसको। और ये पार्टी को संबद्ध करना है। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत स्टार्ट किया था 1904 में। और लाला हरदयाल की जो पार्टी थी, गदर पार्टी थी, तारकनाथ दास का था फ्री हिंदुस्तान और मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मारी थी। ये फ्री हिंदुस्तान, ये शायद पत्थर था इनका, करजन वायली को गोली मारी थी मदन लाल ढींगरा ने, एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था इनमें से, तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, नेताओं को मनाना था, बिल्कुल उद्देश्य था इसका। और ये 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था और यहाँ पर नेताओं से संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी थी जिसके अंदर ये डिटेल दी गई है। उसे राष्ट्र यानी कि आप डिटेल दोस्तों खुद पढ़िए, मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो ही खिंच जाएगी ज़्यादा लंबी, आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो। अंग्रेज़ों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया, बिल्कुल सही बात है।
वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। तो अगर इसको हम देखते हैं, वो भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे, तो बात दोनों बिल्कुल यहाँ सही हैं, ये दोनों इन्होंने किया है। ये अभी देखना है कि ये सही व्याख्या करता है नहीं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा इस चीज़ की। पाश्चात्य शिक्षा इन्होंने इसलिए चलाई थी यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये चाहते थे, मेन रीज़न इनका ये था, मैकाले का कहना है कि हम ऐसे कलर तैयार करें जो रंग भेद में तो यानी कि रंग के अनुसार काले ज़रूर हैं, लेकिन रंग के अनुसार तो भारतीय हों, लेकिन दिमाग इनका ऐसा हो कि वो अंग्रेज़ हो दिमाग से। ये इनका मेन मोटिव था, तो कारण इसको सेटिस्फाई नहीं करता इस चीज़ को। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, सही व्याख्या नहीं है इस चीज़ की। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, बाहर पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था, जिसका समर्थक मैकाले भी आगे जाके होता है। और यहाँ पढ़ सकते हो कि मैकाले का मानना था कि एक पुस्तकालय में एक अलमारी का तख्ता जो है भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। बिल्कुल इन्होंने ऐसी बातें बोली थी जिससे कि खून खोल उठता था उस टाइम के भारतीयों का। तो ये यहाँ पे कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है कि कौन सा कालक्रम के अनुसार पहले आएगा। तो इसमें आएगा द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1803 से 1805 में। लेकिन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएं तो सबसे पहले आएगा इसमें थर्ड नंबर वाला द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसके बाद आएगा मैसूर युद्ध तृतीय, और ये इसके बाद जो आएगा वो आएगा मराठा युद्ध। और ये प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध ये हुआ था 4 नंबर पे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में 1845-46 में हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध सबसे पहले 49 और 54 में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 और 92 के बीच। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 5 के मध्य। यहाँ आप डिटेल पे पढ़ सकते हो अगर डिटेल आप पढ़ना चाहो। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, युद्ध ही मेनली पूछ जाते हैं पेपर के अंदर। और ये भी कालानुक्रम के अनुसार लगाने हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर पे मोपला विद्रोह वाला, फर्स्ट पे ये आएगा। उसके बाद आएगा दक्कन में दंगे, उसके बाद आएगा मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह आएगा 4th पे। और दक्कन ये दंगे हुए थे 1875 के अंदर, और जो संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1836 और 51 में, 36 से 51 के बीच। और जो इससे पहले मुंडा विद्रोह होता है ये होता है 1895 से 1901 के बीच। डिटेल आप पोज करके यहाँ भी पढ़ सकते हो। और ये सूची 1 को सूची कौन कौन से किसका था, तो गोरक्षिणी जो सभा थी ये धन्य सरस्वती से संबंध रखती है, इन्होंने चलाई थी। रस्त गुफ्तार ये एक पत्र था, ये जेबी वाचा का, जिनसा वाचा जिनको बोलते हैं, प्रबुद्ध भारत विवेकानंद का पत्र था। और साधारण ब्रह्म समाज इसको संबंध कर सकते हैं विश्वनाथ शास्त्री जी से। और ये पीछे क्वेश्चन छूट गए हैं, ये भी करते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इनमें देखना है कि कौन सा पहले आया था। तो साइमन आयोग 1928 में आया, फर्स्ट पे आएगा ये। और उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ। और उसके बाद जो थर्ड पे आएगा वो आएगा क्रिप्स मिशन, ये आएगा थर्ड पे 1942 में हुआ था ये। भारत विभाजन 4th 1947 लास्ट में आना था, हमें पता ही है। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, तो ये था रूरल एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था। पढ़ सकते हो इसके बारे में, बिना अपील दलील के ही ये ऐसा कुछ काला कानून था जिसके देशव्यापी जहाँ पे आंदोलन हुआ। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है चेंज आया। असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध है, ये है वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना, ये इससे संबंध है। और 1929 से 1939 तक यह मंदी चलती रही। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद क्या हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था 1909 के अंदर। और ये किया था दोस्तों श्याम शास्त्री जी ने इसका अनुवाद किया था। डिटेल में भी इसका नाम पढ़ सकते हो, डिटेल में भी इसका नाम मिल जाएगा। हाँ, ये दिए गए हैं श्याम शास्त्री। और 15 इसमें अधिकरण है, 180 विभाग है और 600 श्लोक हैं यहाँ पे। और अंग्रेजी में 1909 में इसके प्रकाशित किया गया था। तो डिटेल अच्छी है।
17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य राष्ट्र राज्य नहीं था? तो ये था जर्मनी, ये बाद में बनता है राष्ट्रीय राज्य। इनको इनसे मैच करना है कि कौन सा किसका पत्र है। जो इंडियन मिरर था देवेंद्र नाथ टैगोर का था, ट्रिब्यून जो था दयाल सिंह मजीठिया का था, मॉडर्न रिव्यू नटेशन का था, इंडिपेंडेंट इंडिया था एम.एन. रॉय का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये न्यूज़पेपर हैं और ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं किसका कौन सा है। और ये ज़िले जो हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे, तो ये कौन कौन से थे? मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी, चिकाकोल। तो ये संबंध रखते हैं इससे, मद्रास प्रेसिडेंसी से। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 का लेखक कौन था? तो ये था एम विश्वेश्वरैया। और ये 1936 संबंध रखते हैं। 10 वर्षों में 2 गुना करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, 2 गुना यानी कि राष्ट्रीय आय करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। और योजना जो आयोग के ये जनक भी माने जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। भारतीय जो योजना आयोग है, जिसको आज नीति आयोग जिसको आज बोलते हैं, उसके ये जनक माने जाते हैं। और नाम चेंज कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने इसका, तो ये भी आपको पता ही होगा। और इसको संबंध करना है कि कौन सा स्थान पे ये मिलते हैं। तो मध्य पाषाण युगीन जो स्थल है वो है इनमें लंगनाज। लघु पाषाण जो उपकरण मिले हैं वो मिले हैं भागोर से। नियमित कृषि का आरंभ भैरवीर भानपुर से। कैल्सेडोनी चौपानी मांडो, तो ये इसके बिल्कुल मैचिंग दिए गए हैं। निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया? तो ये पाया गया इसामपुर से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रस्तर उपकरण का कर्नाटक के अंदर है ये दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, 2 बार ये आ चुकी हैं पेपर के अंदर। मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ कि 2 बार 3 बार कितनी बार आई हैं। तो ये अर्ली मुग़ल पेंटिंग जो आई के लेखक हैं ये है मिलो क्लीवलैंड बीच, ये है। और द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर ये हैं आर नाथ। मुग़ल पेंटर्स एंड वर्क्स के जो राइटर हैं वो है सोम प्रकाश वर्मा। मुग़ल आर्किटेक्चर इन आउटलाइन ऑफ इट्स एंड डेवलपमेंट के जो लेखक हैं वो हैं अल्बा कोच। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन, और ये होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो आप नए हो अगर चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।